पार्ट ऑफ चरक संहिता। सबसे पहले इंद्रिय स्थान के फर्स्ट चैप्टर का नाम है वनस्वरियम इंद्रियम व्याख्यास्यामः। ना फर्स्ट ऑफ ऑल इंद्रिय स्थान की इंपॉर्टेंस क्या है, इंद्रिय स्थान जो है वो हमें क्यों दिया हुआ है, ठीक है। तो इंद्रिय स्थान में सबसे पहले हमें यही ध्यान रखना है कि कोई भी जो फिजिशियन होता है वो डिसाइड करता है ट्रीटमेंट डिजीज की, ठीक है। लेकिन उसके पहले, ट्रीटमेंट के पहले उसे डिसाइड करना होता है कि डिजीज साध्य है या असाध्य है, ठीक है। तो डिजीज की साध्यता और असाध्यता जो है, रोग की साध्य असाध्यता डिसाइड करने के लिए वी आर हैविंग इंद्रिय स्थान, बरोबर। तो फॉर दैट वी आर हैविंग इंद्रिय स्थान, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे एक डेफिनेशन ये इंपॉर्टेंट है कि इंद्रः प्राणस्तस्य लिंगम इंद्रियम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन बताई हुई है, ये हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नियत मरण ख्यापकम लिंगम अरिष्टम, मतलब जिसके नियत मरण ख्यापकम, मतलब मरण का जिससे निश्चित ज्ञान होता है, लिंगम अरिष्टम, दैट इज नोन एज अरिष्ट, ठीक है। तो मेनली हम जो है वो प्रिपेयर करेंगे कि हमें संहिता भी पढ़नी है, प्लस हम एग्जाम्स के लिए किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ से दो चीज ध्यान रखनी है, जो हमें बताता है कि डेथ होने वाली है उसको हम लोग अरिस्ट कहते हैं, ठीक है। नाउ विल गो, इसमें जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सीधा भी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नाउ सबसे पहले हमारे पास आता है प्रकृति के बारे में। नाउ सबसे पहले यहाँ पे जो प्रकृति बताई हुई है, यहाँ पे 6 टाइप्स ऑफ प्रकृति के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमें प्रकृति के बारे में चरक सूत्र स्थान 7 में, चरक सूत्र स्थान 7 में बताई हुई प्रकृति के बारे में, वहां पे हमें 4 प्रकृति के बारे में बताया हुआ है। वो 4 प्रकृति, अब हम इसे कैसे याद रख सकते हैं कि सूत्र स्थान है, तो सूत्र स्थान में नॉर्मल दोषों के बारे में बताया हुआ है। तो चरक सूत्र स्थान 7 में जो 4 प्रकृति है वो कौन सी हो जाती है, वातज, पित्तज, कफज और संप्रकृतिज, ठीक है। ना उसके बाद चरक शारीर स्थान 4 में, शारीर स्थान 4 में हमें 16 प्रकृति बताई हुई है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, 4 4 are 16, जस्ट टू रिमेम्बर। यहाँ पे जो 16 प्रकृति बताई हुई है वो सारी की सारी मानसिक प्रकृति है। और चरक विमान स्थान जो है, चरक विमान स्थान है, विमान स्थान 8 है, उसमें हमें बताई हुई है 7 प्रकृति। वो 7 प्रकृति कैसे हो जाएगी, ये जो 4 प्रकृति है, वातज, पित्तज, कफज, सम प्रकृति, उसमें +3 हो जाएगा, दैट इज द्वंद्वज। तो इतनी टाइप की प्रकृति के बारे में हमें बताया हुआ है, ठीक है। नाउ सबसे पहले ये सारे रेफरेंस हमने क्लियर कर लिए। नाउ सबसे पहले यहाँ पे जो प्रकृति बताई हुई है उसमें कौन सी प्रकृति है, जाति प्रसक्ता, कुल प्रसक्ता, देश अनुपातिनी, काल अनुपातिनी, वयो अनुपातिनी और प्रत्यात्मनीयता। नाउ सबसे पहले ये याद करना बहुत इजी और क्वेश्चन जनरली यहाँ से बनता है। 6 टाइप की प्रकृति है। सबसे पहले हम लोग क्या देते हैं कि इंसान कौन सी जाति का है, जाति के बाद कुल आता है। अगर जाति और कुल में कंफ्यूजन हो तो अगर हम एबीसीडी का अल्फाबेट से जाए तो जे पहले आता है, के बाद में आता है, बरोबर। तो जाति प्रसक्ता पहले हम देखते हो कौन सी जाति का है, फिर कौन से घर में पैदा हुआ है, कौन से कुल का है, फिर हम जनरली क्या पूछते हैं कि भाई तुम कहाँ से हो, तुम्हारा देश कहाँ है, फिर काल, काल के बाद क्या होता है, कौन से टाइम में, फिर सीधा काल के बाद तो वय और प्रत्यात्मनीयता, मतलब उसकी खुद की प्रकृति कौन सी है। तो इस तरह से हमारे पास जो है जाएगा प्रकृति, जो हो जाएगी वो 6 टाइप्स की प्रकृति हो जाएगी, बरोबर। उसके बाद प्रकृति के बाद हम बात करेंगे विकृति के बारे में, ठीक है। तो विकृति जो हो जाएगा, प्रकृति 6 है, विकृति जो है वो प्रकृति के आदि है, मतलब कि 3 है। अभी उसमें मेरे पास कौन सी आ जाएगी, लक्षण निमित्ता, लक्ष्य निमित्ता और निमित्तानुरूप, बराबर ना। अब इसमें अगर हम लोग ध्यान रखते हैं लक्षण निमित्ता, अब इसमें मेनली यू हैव टू रिमेम्बर द रीजनिंग व्हाई लक्षण निमित्ता है, तो क्यों लक्षण निमित्ता है, ठीक है। नाउ सी तत्र लक्षण निमित्ता नाम सा यस्याः शरीरे लक्षणानि एव हेतुभूतानि भवन्ति दैवात्, दिट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लक्षण निमित्ता मीन्स शरीर में जो उसके लक्षण आ रहे हैं वो हेतु, उसका हेतु क्या है, दैवत, दैवत मतलब क्या हो जाएगा, पूर्व कर्म, मतलब उसके जो पास्ट लाइफ के जो भी एक्शंस हो गए, डीड्स हो गए, जिसके वजह से पेशेंट को डिजीज हो रही है, तो वो फर्स्ट स्टेप की विकृति हो जाएगा, दैट इज लक्षण निमित्ता, ठीक है। वो लक्षण निमित्ता हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जो है ना एग्जाम्पल्स बहुत क्लियरली हमें ध्यान रखने, क्योंकि एग्जाम्पल्स पर से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नाउ सेकेंड वन इज लक्ष्य निमित्ता, ठीक है। लक्ष्य निमित्ता, लक्ष्य निमित्ता बहुत ही सिंपल और ये श्लोक भी इसका इंपॉर्टेंट है। लक्ष्य निमित्ता तु सा यस्या उपलभ्यते निमित्तम यथोक्तम निदानेषु,
जैसे कि क्या बोला हुआ है, उसे कहते हैं लक्ष्य निमित्त विकृति, उसे कहते हैं जिसका कारण प्राप्त होता है। जैसे कि निदान स्थान में कहा है उपलभ्यते निमित्तम, निमित्तम मतलब कारण, उपलभ्यते मतलब मिलता है, यथोक्तम निदानेशु मतलब कि जैसे कि निदान स्थान में बोला हुआ है, निदान स्थान में क्या होता है, हमें डिजीज बताई होती है एंड वी हैव द रीजन की डिजीज क्यों हुआ, उसका कारण हमारे पास होता है, उसका निमित्त होता है, उसका हेतु होता है। तो इधर भी वही बोला हुआ है, लक्ष्य निमित्त मतलब क्या हो जाएगा, जिसका हमारे पास निमित्तम होता है, जो निदानेशु में बोला हुआ है वो। एज सिंपल एज दैट। नाउ सी सीधा सा एग्जांपल दिया हुआ है, रुक्ष लघु शीत चंचल विशद खर, किसके गुण है, वी ऑल नो, गुण ऑफ वायु हो जाएगा, तो उसकी वजह से वायु की वृद्धि हो जाएगी, खत्म। दैट इज लक्ष्य निमित्त। निमित्त अनुरूप, अभी निमित्त अनुरूप जो हो जाएगा ना, बहुत ही वियर्ड है, ठीक है। निमित्त अनुरूप में क्या हो जाएगा, जो उसका हेतु है, करेक्ट, इसको हम है ना पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है, फिर इसका देखेंगे, पहले विमर्श के थ्रू समझेंगे, ठीक है। जैसे कि देखो, किसी जैसे वृक्ष आदि वस्तुएं वात कोपक होती है, ठीक है, लेकिन जैसे कि हम लोग वृक्ष आदि वस्तु, वृक्ष है, लघु है, शीत है, चल है, खर है, वो वात को बढ़ाती है, लेकिन वही वृक्ष वस्तुएं अगर वात को कम करने लगेगी, ठीक है, मतलब किसी के शरीर में वात बढ़ा हुआ है और वात शामक औषधों से शांत नहीं होता है, लेकिन वातवर्धक चीजों से वो शांत हो जाएगा, तो उसको हम लोग निमित्त अनुरूप कहते हैं, उसको हम लोग निमित्त मतलब समझ रहे हैं, एक तरह से अपोजिट वो वर्क कर रहा है, दैट इज निमित्त अनुरूप, ठीक है। तो यही अभी हम लोग यहाँ पे विमर्श में देखने की कोशिश करिए, जो हेतु के अर्थ को अनुकरण करने वाली हो उस विकृति, मतलब जो हेतु का जो अर्थ है, ठीक है, वो जो करना होता है उसको, उसका अनुकरण करते हैं, तो उसको हम लोग जो है निमित्त अनुरूप कहेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो हो जाएगी विकृति हो जाएगी, विकृति तीन हो जाएगा, पहली चीज है लक्षण निमित्ता, फिर लक्ष्य निमित्ता हो जाएगा और निमित्त अनुरूप हो जाएगा, ठीक है। तो वी हैव टू स्पेशली रिमेम्बर कि किसमें क्या हो रहा है। लक्षण निमित्त में क्या था कि जो दैवतः है, पूर्व जन्म के कर्म थे, ठीक है। फिर बाद में लक्ष्य निमित्त में हमारे पास क्या था, लक्ष्य निमित्त में मेरे पास क्या आ रहा था कि उपलब्धते निमित्तम, कहाँ पर बोला हुआ है ऐसा, यथोक्तम निदानेशु, जैसे निदान स्थान में हमारे पास हेतु होते हैं, वैसे हमें हेतु मिल रहे हैं। एंड नेक्स्ट निमित्त अनुरूप में हमें क्या हो जाएगा, निमित्त अर्थ अनुकारिणी हो जाएगा, ठीक है, कि जो अर्थ होते हैं उसका जैसा ही हमें निमित्त अनुरूप मिलता है, ये यहाँ पे जो हो जाएगी हमारे पास जो है वो विकृति हो जाएगी, ठीक है। और विथ एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे देख लिया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, नाउ हम लोग प्रोग्नोसिस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वर्ण। पहले हमने प्रोग्नोसिस किया ऑन द बेसिस ऑफ प्रकृति, अभी तक हमने प्रोग्नोसिस, हाँ, तो प्रकृति विकृति। अब हम प्रोग्नोसिस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वर्ण। अभी प्राकृत वर्ण, अभी अभी हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले चार टाइप के कलर्स होते हैं, ठीक है ना, प्राकृत वर्ण, इंसान के वर्ण, कृष्ण श्याम, श्याम अवदाता होता है। पहले हम क्या बोलेंगे कि भाई ये तो काला है, कृष्ण, ठीक है। फिर बाद में दूसरा कृष्ण क्या जो होता है, श्याम, अब श्याम भगवान बोलते हैं, काना भगवान बोलते हैं। तो हम लोग पता है कभी भी कृष्ण भगवान को वी डोंट कंसिडर हिम एज काला, हम क्या बोलते हैं कि वो सांवले हैं, तो उससे हम कृष्ण के बाद हम लोग आ जाएगा श्याम। फिर व्हीटिश कलर जो होता है, जो लोगों का कॉम्प्लेक्शन होता है, तो दैट इज क्या होता है, थोड़ा काला थोड़ा गोरा, तो श्याम अवदात, श्याम अवदात, ठीक है, अवदात। और लास्ट अवदात शैती, तो ये प्राकृत शरीर में क्या हो जाएगा, देखो अभी क्या बताया हुआ है, तत्र अदित एव वन अधिकार यद्यतः कृष्ण श्याम, श्याम अवदात, अवदातश्च, ठीक है, चार टाइप के कॉम्प्लेक्शन हो जाएगा। प्रकृति वर्णा शरीरस्य भवन्ति यांश अनुपरिपेक्षमाणम, वो दिख नहीं रहा है, ठीक है, चार टाइप के कलर हो जाएगा। वह अपि निर्दिश्य मानस तज्जे, उसका मतलब क्या बताया कि उसके जैसा और कोई भी कलर होगा तो हम उसको प्राकृत वर्ण में गिनेंगे, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली हमें ध्यान रखना है कि प्राकृत वर्ण जो होते हैं वो हमारे पास चार होते हैं, ठीक है। नाउ विकृत वर्ण, प्राकृत वर्ण हमारे पास पांच है, सॉरी चार है, विकृत वर्ण हमारे पास पांच आ जाएंगे। अब विकृत वर्ण में कौन सा हो जाएगा, नील, नील, ठीक है, पहले ब्लू, श्याव, इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, व है, व, वहां पे श्याम था ऊपर, यहाँ पे व है, तो व को हम लोग कैसे ध्यान रख सकते हैं, हम लोग वैकृत की बात करें, वैकृत का व, और यहाँ पे व, तो कहीं पर भी श्याव है तो वो विकृत हो जाएगा। सुश्रुत में भी ये चीज हमारे पास, हम लोग सूत्रस्थान 31 में ये चीज देखने वाले हैं कि वहां पर भी व जब आ जाएगा तो वो विकृत है, बरोबर। ताम्र, हरित और शुक्ल वर्ण शरीरस्य वैकारिका भवन्ति यांश्च अपरुणु अपेक्षमाणो विद्यात्, ठीक है, तो वो सब वही हो जाएगा कि उसके जैसा जो भी हो जाएगा वो वैकृत होगा। मेनली हमें ध्यान रखना है कि पांच वैकृत हो जाएगा, नील है, श्याव है, एक ताम्र, हरित और शुक्ल।
तो पहले तो श्याम और शुक्ल का हम लोग पैर बना सकते हैं, 2 वहां से हम लोग सीख लेंगे। ताम्र है, हरित है और नील है, ऐसे ही हमारे पास जो हो जाएगा 5 विकृत वर्ण हो जाएगा। ठीक है, फिर ओके, इसमें क्या हो जाएगा, श्लोक की कोई जरूरत नहीं करने की, इसमें हमें ये भी यही समझना है कि प्राकृत और वैकृत वर्ण हमारे बॉडी में कैसे होता है। इसमें ये चीज समझाई हुई है कि अगर अगर ये इंसान की बॉडी है, ठीक है, अगर हाँ अभी इंसान की बॉडी है, ठीक है, अगर इसमें क्या हो जाएगा, आधी जगह जो है वो प्राकृत वर्ण है, आधी जगह विकृत वर्ण है, और उनके बीच में हमें एक सीमा दिख रही है, मर्यादा विभक्तो, मतलब हमें उनके बीच में एक डिवीजन दिख रहे हैं, फिर भी वो अरिष्ट लक्षण है, फिर भी वो अरिष्ट लक्षण है। फिर बाद में दक्षिण में अगर उसको खाली विकृत है तो भी वो अरिष्ट में आएगा, पूर्व में है, पश्चिम में है, मतलब कहीं पर भी है, बहिर अंदर है, बाहर है, कहीं पर भी हो जाएगा तो वो विकृति। ऐसा नहीं है कि पूरे बॉडी में होना चाहिए, आधे बॉडी में होगा, पूर्व में होगा, पश्चिम में होगा, दक्षिण में होगा, कहीं पर भी हो जाएगा तो वो विकृत ही होगा, वो अरिष्ट ही माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये हुआ। ठीक है, फिर ओके, अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर ये मुखगत अरिष्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक पूछा जाता है। मुखगत अरिष्ट हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है, तथा पिप्पलु व्यंग तिल कालक पीडका नामन्यतम अस्य अनने जन्म आतुरस्य एवं प्रशस्तम विद्यातः, कि रोगी के मुख में पिपलू, अभी ये हम लोग 4 चीजें, और ये इंपॉर्टेंट भी, तो हम इसको याद करने का सोचते हैं। व्हाट आई बिलीव इज नेमोनिक्स कभी भी ऐसे नहीं होनी चाहिए कि हमें नेमोनिक्स को याद करना चाहिए, हमें मुखगत अरिष्ट, अभी मुखगत अरिष्ट पढ़ के निमोनिक याद आना चाहिए, हम उस वे में निमोनिक पे काम करेंगे ना। सबसे पहले मुखगत अरिष्ट बोले, फेस की बात करें तो फेस पे आजकल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को क्या होती है कि मेरा फेस पे पिगमेंटेशन आ रहा है, मेरा फेस काला हो रहा है, उस चीज को हम लोग आयुर्वेद में क्या बोलते हैं, व्यंग, बरोबर। तो एक तो हम उसमें है व्यंग है, तो ये व्यंग हमारा क्लियर हो गया। व्यंग हम कैसे याद रखेंगे, व्यंग, अभी इतना पिगमेंटेशन होता है, पिगमेंटेशन क्यों होता है आजकल, पीटी, पीटी में क्या होता है, हम लोग धूप में खड़े रहते हैं, तो पीटी, पीटी से हम क्या लेंगे, पिपलू, पीडका, और टी से तिल कालक। तो ये 4 चीज हमें सिर्फ ध्यान रखनी है, पिपलू, व्यंग, तिल कालक और पीडका, इनमें से होना अशुभ अरिष्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें हमें यही ध्यान रखना है, तो मुख का तरिष्ट इंपॉर्टेंट, और उसमें ये 4 चीजें होती है वो इंपॉर्टेंट, तो हम कैसे याद रखेंगे, निमोनिक मुख का तरिष्ट पढ़ के ही यू शुड रिमेम्बर, मुख पे है, व्यंग है, तो पीटी, पिपलू हो जाएगा, पिपली का हो जाएगा, और तिल का अलग हो जाएगा। करेक्ट। नाउ ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि हाँ, नहीं इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉर्मल है कि बल वन और इंद्रिय जो हो जाते हैं वो कम हो जाता है, उसके नख है, उसकी आंख, मुख, मूत्र, पुरुष, हाथ, पैर, ओष्ठ, सब में जो हो जाएगा वैकारिक वर्ण आ जाते हैं तो वो आयुषय हो जाएगा। ठीक है, फिर ये भी कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं हो जाएगा, जो कोई भी वर्ण रोगी के शरीर में पहले न हो, पहले उसका नहीं हो, और यह वर्ण यदि रोगी के बल मांस आदि के क्षीण होने पर सहसा बिना उत्पन्न हो जाए तो ये अरिष्ट है। ठीक है, तो नॉर्मल बताया कि अचानक से ऐसा कोई कलर आ जाता है, कहाँ कहाँ पर आ जाता है, तो वो कहाँ आ जाता है, ये सब हो जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉर्मल चीज है। अब हम लोग करेंगे स्वर अधिकार, प्रोग्नोसिस ऑन द बेसिस ऑफ वॉइस। इसमें सिर्फ 2 ही चीज पे हमें ध्यान रखना है कि प्राकृत, वापस से अगेन, प्राकृत स्वर कौन सा है, विकृत स्वर कौन सा है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द श्लोक, पहले आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज प्राकृत स्वर एंड व्हाट इज विकृत स्वर। नाउ सबसे पहले प्राकृत स्वर, प्राकृत स्वर में मैं क्या बोलूंगी कि जितने भी एनिमल्स है, ठीक है, जितने भी एनिमल्स के साउंड के बारे में बात करेंगे ना वो प्राकृत है। वैकृत में क्या हो जाएगा, हमारा स्टेट, हम कैसे मतलब बोल रहे हैं, अगर वी आर सैड, वी आर हैप्पी, वी आर एंशियस, मतलब हमारा जो स्टेट पे हम बात कर रहे हैं, दैट इज वैकृत स्वर। अब प्राकृत, अब श्लोक के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अभी सी प्राकृत स्वर, हंस है, बर्ड है, क्रॉन्च है, निमी है, दुंदुबी है, कल है, कलविंग है, सॉरी, काक है, कपोत है, और जर्जर अनुकाराः प्रकृति स्वराः भवन्ति। ठीक है, लास्ट की लाइन वही हो जाएगा कि इनके जैसा और कोई भी स्वर होता है तो वो प्राकृतिक स्वर में हो जाएगा। तो झंझ, हाँ एक ये इंपॉर्टेंट है कि जर्जर, जर्जर भी जो है वो प्राकृत है, वो भी एक जो है हमारे पास एक मतलब बर्ड का नेम है झांझ, तो वो हमें ध्यान रखना है। तो प्राकृत स्वर में जो भी एनिमल्स है, बर्ड्स है, उनकी साउंड हो जाएगी, प्राकृत में हो जाएगा। वैकृत में मैंने क्या किया था, वैकृत में इन्फॉर्म कि जो भी हमारा जो स्टेट होता है ना वो वैकृत स्वर में आएगा। नाउ सी, ईडक,
कल, कल मतलब एकदम धीमी आवाज आना। ग्रस्त, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रस्त? ग्रस्त मतलब कोई चीज पकड़ी हुई है, मतलब वही हमारा स्वर जो है वो प्रॉपरली निकल नहीं रहा है, तो सर्वथा अनुच्चारित, प्रॉपरली निकल नहीं रहा है, ग्रस्त। अव्यक्त, हम बोल नहीं पा रहे हैं। गदगद, गदगद मतलब कोई कोई इंसान का एकदम जी भर जाता है तो वो बोल नहीं पाता, दैट इज गदगद। शाम, बहुत क्षीण आवाज आ रहा है। दिन, एकदम वो दुखी है। अनुकीर्ण, अनुकीर्ण मतलब हाँ, मतलब एक एक सेंटेंस हो जाएगा, उसके बाद ही अचानक से बोलना तो नहीं समझ आना। अनुकीर्ण स्व आतुराणा स्वर वैकारिका, तो क्लियर हुआ, लाइक इसमें याद करने की जरूरत नहीं है, प्राकृत और वैकृत स्वर हो जाएगा, तो प्राकृत में सारे एनिमल्स हो जाएगा, एक झांझर उसमें स्पेसिफिक है याद रखने के लिए। और यहाँ पे जो भी हमारे जो भी बॉडी के सिचुएशंस हो जाएंगे, जो हमारे सिचुएशंस हो जाएंगे, हम दुखी है, हम गदगद है, हम शाम है, क्षीण स्वर आ रहा है, अनुच्चारित हो रहा है, ग्रस्त हो रहा है, वो सब वैकृत स्वर में हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या हो जाएगा, स्वर वैकारिक होते हैं। मैंने तब भी कहा था कि जो बाकी भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, स्वरों का वर्णन किया है। ठीक है, नाउ स्वरगत अरिष्ट प्राकृत स्वरों का वैकारिक स्वर के रूप में शीघ्र उत्पन्न हो जाना, बस ये सब, ये कुछ भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नाउ वैकारिक वर्ण शरीर, हाँ अभी यही हो जाएगा जिसके शरीर के आधे भाग में या पूरे भाग में वैकारिक वर्ण बिना करण, मैंने तब भी बताया था कि हाफ में हो या पूरे में हो, पूर्व में हो, पश्चिम में हो, दक्षिण में, एनीवेयर हो जाएगा, वो अरिष्ट का लक्षण होता ही है। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अभी क्या बताया हुआ है, वापस से वही चीज बताया है कि फेस का हाफ नीला हो या श्याव हो, ताम्र हो, अरीन हो, या मतलब अधोभाग में, नीचे के भाग में हो, कहीं पर भी हो तो उसको अरिष्ट बोलेंगे, कहीं पर भी हो, फेस पे हो, बॉडी पे हो, कहीं पे भी हो, अरिष्ट हो। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बाद में हाँ, फिर मुख पर कैसे हमने याद किया था, मुख पर क्या हो जाएगा, पिगमेंटेशन हो जाएगा, व्यंग हो जाएगा, उसकी वजह से पीटी, पिपलू हो जाएगा, पीड़का हो जाएगा, और तिलकालक हो जाएगा, ये सब हो जाता है तो वो मनुष्य की अरिष्ट हो जाएगा, ये भी सब आया हुआ है। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बाद में हाँ, दिस इज हम लोग बोल सकते हैं थोड़ा सा ये वाला इंपॉर्टेंट है। पुष्पाणि नख दंतेषु पंको वा दंत संश्रितः चूर्णको वा अपि दंतेषु लक्षणम मरणस्य तत्, मतलब क्या बोला हुआ है कि नख और दंत, नेल्स और दांत, तो ये कैसे हम लोग याद रख सकते हैं कि हमारे बॉडी के ऐसे एक्सटर्नल कौन से पार्ट है जो व्हाइट दिखते हैं, ऑफ कोर्स नेल्स एंड टीथ, तो वहां पे पुष्पाणि मतलब फूल के समान श्वेत चिन्ह, ठीक है, लाइक फ्लावर वहां पे दिखाई देते हैं। पंको, पंको मीन्स किच्चड़, व दंत संश्रित चूर्ण, मतलब किच्चड़ के जैसे व्हाइट कोई भी चूर्ण दंत पे लगा हुआ हो जाएगा, चिपका हुआ हो जाएगा, तो फिर उसको हम लोग जो हो जाएगा मृत्यु का लक्षण या अरिष्ट का लक्षण, हमें उसको समझना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पुष्पाणि नख दंतेशु और पंको किच्चड़ की तरह दंत संश्रित हो जाएगा, चूर्ण का हो जाएगा। ठीक है, देन ये भी ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं हो जाएगा। क्षीण होने पर ओष्ठ, पाद, हस्त, नेत्र और मूत्र, पुरुष व नखों में विवर्णता हो जाए, ठीक है, दिस इज नॉर्मल। जिस रोगी व्यक्ति के दोनों ओष्ठ, हाँ ये इंपॉर्टेंट है और ये कोई एक एग्जाम में भी आया हुआ है क्वेश्चन, पक्व जाम्बव सन्निभो और नीला अंबुवष्ट, ये सेम चीज सुश्रुत में भी है। ठीक है, तो जिस रोगी व्यक्ति के दोनों ओष्ठ पके हुए जामुन के समान नील वर्ण के हो, तो वो पूछते हैं कि पके हुए जामुन के समान नील वर्ण हो जाना, वो अरिष्ट कौन से बॉडी पार्ट में आता है, तो वो लिप्स में होता है। ठीक है, और यही चीज जो हमें सुश्रुत में बताई हुई है, ठीक है, सुश्रुत में, सुश्रुत समय वो 31st चैप्टर में सूत्र स्थान में यही बताया हुआ है, उसमें ये बताया हुआ है कि ऊपर का ओष्ठ ऊपर की तरफ, नीचे का ओष्ठ नीचे की तरफ, और फिर बाद में जो दोनों ओष्ठ हो जाएगा वो जाम्बू फल की तरह और नील वर्ण के हो जाते हैं, तो सुश्रुत में ये चीज एक्स्ट्रा दी हुई है। करेक्ट, नाउ नेक्स्ट चीज हो जाएगा, क्षीण रोगी से सहसा एक या अनेक प्रकार के विकृत स्वर उत्पन्न हो, तो ये भी वही हो जाएगा। बल एवं मास क्षीण हो गया हो, स्वर और वर्ण में सहसा और दूसरी विकृति हो, तो मृत्यु का सूचक है। इति ओके, सो हियर हमारा यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जा रहा है। तो हमने इसमें कितनी कितनी चीजें हमने देखी हैं, विल जस्ट गो थ्रू। हमने पहले इसमें यही देखा कि इंद्रिय स्थान क्यों होता है, सात्विक साध्यता डिसाइड करने के लिए होता है, कितनी प्रकृति होती है, 6 टाइप की प्रकृति होती है, जाति प्रसक्ता, कुल प्रसक्ता, देश प्रसक्ता, काल हो जाएगा, वय हो जाएगा, प्रत्यात्म नियता, विकृति, विकृति 3 चीज की होती है, लक्षण निमित्ता, लक्षण निमित्ता, निमित्त अनुरूप, और उसके स्पेसिफिक जो निदान मतलब क्यों होता है वो हमें ध्यान रखना है। देन हमने क्या पढ़ा, हमने जो प्राकृत गण है, वैकृत गंध है, प्राकृत स्वर है, वैकृत स्वर है,
वर्ण हाँ वो सारे वर्ण देखे। गंध इसमें नहीं है, सॉरी, हमने वर्ण देखा है, हमने स्वर के बारे में देखा है, हमने लिप्स के बारे में देखा कि लिप्स में जांबू और नील कलर का हो जाता है। फिर हमने क्या देखा कि दांत और नेल्स जो व्हाइट ऑर्गेन्स है, ठीक है, उसमें क्या क्या बोला हुआ है, पुष्पाने, और एक क्या हो जाएगा, पंकित, मतलब कीचड़ की तरह तरह चूड़ना जो होता है वो लग जाता है, वो देखा। मुख पर व्यंग हो जाएगा, पीढ़ हो जाएगा, पीठी, पीढ़ हो जाएगा, पिपल हो जाएगा, तिल का लग हो जाएगा, ठीक है। So we completed our first Indriya Sthan chapter, that is Varna Swaryam Indriyam Vyakhyasyaamaha.